हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। तो आज की ये वीडियो एमटीएस 2025 वालों के लिए होने वाली है और इस वीडियो को देखने के बाद एमटीएस से रिलेटेड आपको कोई और वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि मैं आपको इसमें सारी A to Z प्रोसेस, A to Z चीज़ें बताने वाला हूँ। फॉर्म भरने से लेकर के सिलेक्शन होने तक, एग्ज़ाम के बारे में, ज्वाइनिंग के बारे में सारी बातें पॉइंट टू पॉइंट मैं आपको बताने वाला हूं। कंडीशन आपको हर बात ध्यान से सुननी है और मैं आपको एक एक पॉइंट क्लियर कर दूंगा और स्किप मत करना, क्योंकि फिर आप कोई दूसरी वीडियो ढूंढते फिरोगे कि एमटीएस की सैलरी क्या होती है, एमटीएस का एग्जाम कैसे क्रैक करना है। इसको सुन लेना ढंग से। थोड़ी सी बड़ी वीडियो होगी ये, लेकिन आपका एमटीएस 2025 या एमटीएस से रिलेटेड कोई और डाउट आपके पास रहने वाला है नहीं। चलिए, तो सबसे पहला पॉइंट, हम एमटीएस 2025 की वैकेंसी कब आने वाली है। तो एमटीएस 2025 की वैकेंसी मतलब इसका नोटिफिकेशन जो है कब आने वाला है। इसका नोटिफिकेशन आ जाएगा भैया 26 जून को, मतलब इसी महीने की 26 तारीख को एमटीएस का नोटिफिकेशन आ जाएगा। और ये फॉर्म कब तक भरे जाएंगे, नेक्स्ट मंथ जुलाई की 24 डेट तक इसके फॉर्म जो है भरे जाने हैं। तो ओवरऑल एक महीने तक तो इसके फॉर्म चलने वाले हैं। ठीक है। दूसरा पॉइंट, एग्जाम कब होगा। क्या एग्जाम डेट डिसाइड हो गई है? तो हाँ, एग्जाम डेट भी डिसाइड हो गई है। एग्जाम इसका होने वाला है 20 सितंबर से स्टार्ट होंगे एग्जाम और 24 अक्टूबर तक इसके एग्जाम चलने वाले हैं। इसमें बहुत ज़्यादा बच्चे फॉर्म भरते हैं, इसीलिए इसके जो एग्ज़ाम जो है कंडक्ट जो कराया जाता है कई सारी शिफ्टों में कराया जाता है, इसीलिए एक महीने से ज़्यादा चलने वाला ये एग्ज़ाम है। और पहला एग्ज़ाम है जो करीब करीब एक महीने आपको देखने को मिलेगा। एक महीने कॉन्टिन्यूस चलेगा ये एग्ज़ाम। जब आपके सारे एग्ज़ाम ओवर हो जाएंगे तो उसके 7 या 8 दिन बाद आपको आपकी आंसर की जो है देखने को मिल जाएगी, जहां से आप अपना स्कोर जो है चेक कर सकते हैं। रॉ स्कोर जो आपका बनेगा वो आपको वहां से मालूम चल जाएगा। उसके बाद नॉर्मलाइजेशन की प्रोसेस होती है। आपको जो भी 10-15 नंबर इजीली आपको नॉर्मलाइजेशन में मिल जाते हैं। तो आपका जो रॉ स्कोर जो बन रहा है, उस रॉ स्कोर में आप 10 नंबर तो आराम से आप जोड़ के रखिए। ठीक है। फॉर्म भरते टाइम आपको जिन लोगों को सिलेक्शन हर हाल में चाहिए उन्हें सारी स्टेट फिल करनी ही करनी है। और जिन लोगों को वही लगता है कि मैं कहीं बाहर जॉब नहीं कर पाऊंगा, तो वो लोग सिर्फ अपनी होम स्टेट को ही प्रेफर करें, क्योंकि बाद में दिक्कत होती है, ज्वाइन नहीं करते आप लोग। इससे बढ़िया है कि पहले ही चीज़ों को क्लियर आउट करके चलें। ठीक है। तो आपको फॉर्म भरते टाइम जब 26 नवंबर को फॉर्म आएंगे तो मैं एक बार में फिर से आपको बता दूंगा चीज़ों के बारे में। दूसरा, जब आपका क्या बताया मैंने अभी आपको कि आपकी आंसर की आ जाएगी, वहाँ से आप अपने रॉ मार्क्स चेक कर सकते हैं। उसके बाद नॉर्मलाइजेशन की प्रोसेस होती है और हर बार ऐसा ट्रेंड रहा है एसएससी का कि 45 से 50 दिन, स्पेशली एमटीएस में 45 से 50 दिन के आसपास बाद में वो आपका रिजल्ट जो वो डिक्लेयर कर देते हैं। तो अक्टूबर लास्ट में एग्ज़ाम एंड होंगे, 24 अक्टूबर को एमटीएस के सारे एग्ज़ाम ख़त्म हो जाएंगे। तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि दिसंबर लास्ट और जनवरी स्टार्ट, करीब करीब 15 जनवरी के आसपास आपका रिजल्ट जो है 10 से 15 के बीच में आपको आपका रिजल्ट देखने को मिल जाएगा ईजीली तरीके से। वहाँ से आपको रिजल्ट चेक करना है। अगर आप एक बात और मैं भूल गया, फाइनल रिजल्ट से पहले एक रिजल्ट और आता है एमटीएस का ही, जिसमें उन बच्चों का वो रिजल्ट होता है जिन्होंने हवलदार की पोस्ट के लिए अप्लाई किया होता है। तो भाई जिनको जॉब चाहिए ही चाहिए, वो सिर्फ एमटीएस नहीं, एमटीएस और हवलदार दोनों के लिए ही आपको जो है फिल करना है। तभी देखो, हो सकता है एमटीएस में हो जाए, हो सकता है हवलदार में हो जाए। तो हवलदार का जब आएगा आपका रिजल्ट, तो हवलदार के रिजल्ट के बाद
उन लोगों को बुलाया जाएगा फिजिकल देने के लिए जो हवलदार के लिए सिलेक्ट हुए होंगे। और जब वो फिजिकल देने जाते हैं तो जब मैं देने गया था फिजिकल तो कुछ 12 बॉयज़ के लिए कुछ शायद 1.5 किलोमीटर 1600 मीटर की कुछ रनिंग कराते हैं। रनिंग नहीं, वॉकिंग करना होता है, आपको चलना होता है 1600 मीटर और कुछ 15 मिनट में आपको चलना होता है। गर्ल्स के लिए शायद 1 किलोमीटर उन्हें वॉक करना होता है और शायद 20 मिनट रहती हैं, मतलब 20 मिनट में लड़कियों को सिर्फ 1 किलोमीटर चलना है। तो आप इजीली अपने दोस्तों से बात करते करते भी चल सकते हो। और ऐसा नहीं कि लड़कों के लिए कोई दिक्कत है, आप आराम से जो 15 मिनट में इजीली तरीके से निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। वॉकिंग तो आपको करनी होती है। इसके बाद जब हवलदार का फिजिकल पूरा हो जाता है तो उसके कुछ टाइम के बाद एक पूरा रिजल्ट आता है उन सभी बच्चों का जो हवलदार की पोस्ट के लिए फाइनली सिलेक्ट हुए होते हैं या फिर एमटीएस के लिए वो लोग फाइनली सिलेक्ट हुए होते हैं। ठीक है, जब आपका फाइनल रिजल्ट लिस्ट में नाम होता है तो फिर आप गवर्नमेंट जॉब के लिए सिलेक्ट हो जाते हैं। उसके बाद आपको ईमेल आता है डिपार्टमेंट की तरफ से और आपको कुछ लेटर एक देता है, वो लेटर आपको फिल करना होता है। उसमें सारी डिटेल जो है आपको अपनी फिल करनी होती हैं। दूसरा, आपको अपने सारे डॉक्यूमेंट जो हैं उसमें लगाने होते हैं और डीवी के लिए आपको बुलाया जाता है, एक डेट दी जाती है। उस डेट तक वो सारे डॉक्यूमेंट लिख करके भेजते हैं कि हमें कौन कौन सा डॉक्यूमेंट जो वो प्रिपेयर करा करके ले जाना है। तो आप सबको आपके पास जो भी आपने डॉक्यूमेंट लगाए हैं, क्वालिफिकेशन के फॉर्म भरते टाइम जो भी आपने अपनी क्वालिफिकेशन भरी 10th 12th जो भी था, वो सारे डॉक्यूमेंट आपको लेके जाने हैं। आधार कार्ड लेकर के जाना है आपको, और भी कोई आईडी प्रूफ है तो वो आईडी प्रूफ आपको लेकर के जाना ही जाना है। ठीक है, इसके बाद बात आती है रिजर्वेशन सर्टिफिकेट्स की, जैसे ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट हुआ या SC ST OBC ये सर्टिफिकेट हुए। तो आपको अपना जो सर्टिफिकेट जो है जिस भी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं वो सर्टिफिकेट आपके पास होना ही चाहिए, मस्ट है। लेकिन जब आप डीवी के लिए जाएं तो आपको कोई परेशानी ना हो, वो सर्टिफिकेट काम करेंगे, नो इश्यू, कोई दिक्कत नहीं। आप उन्हीं सर्टिफिकेट को ओरिजिनल फॉर्म में ले जाओ और उनकी जो जीरोक्स भी आप ले जा सकते हैं, कोई इशू आपको होने वाला नहीं है। लेकिन फिर भी मैं आपको कहूं कि वो लोग ऐसा डिमांड करते हैं कि जब आपको जो नोटिफिकेशन, जब आपको एग्ज़ाम का जो नोटिफिकेशन जो आएगा तो उसमें SSC एक अपना फॉर्मेट अलग से देता है, चाहे वो EWS सर्टिफिकेट का हो, चाहे SC का हो, चाहे ST का हो, चाहे OBC का हो। हालांकि मैंने वो नहीं बनवाया था, मेरा EWS जो मेरे पास था स्टेट का वही काम कर गया था, कोई इशू नहीं है। दूसरा भाई, कुछ स्टेट में वो पेन से लिखा हुआ EWS चलता है तो उसके लिए थोड़ा परेशान करते हैं, तो आप वो ऑनलाइन वाला EWS ही बनवाना। जब वो ऑनलाइन वाला EWS आपके पास होगा या कोई भी सर्टिफिकेट होगा तो SSC जो अपना फॉर्मेट देता है उस रिजर्वेशन सर्टिफिकेट के लिए, कास्ट सर्टिफिकेट के लिए, वो फॉर्म आप वहाँ से नोटिफिकेशन से निकालना और जो भी अथॉरिटी, जो ऑफिशियल जो लोग जो होते हैं जिन्होंने उस जो आपका सर्टिफिकेट जो है उसे वेरीफाई किया होता है, आप वो अपना पुराना सर्टिफिकेट ले जा करके और जो SSC का नया फॉर्मेट है उसे फिल करके उन ऑफिसर के पास ले जाओ और वो दोबारा से अपने सील सिग्नेचर कर देंगे, जिससे ये लोग डीवी में तुम्हें बिल्कुल भी परेशान नहीं करेंगे। हाँ, ये लोग परेशान करते हैं, ठीक है, पता नहीं किसका किस टाइप का मूड होता है, तो आप लोग पहले से अपने काम कर लेना अच्छे से। और EWS की बात करूं तो जो इंग्लिश वाला जो फॉर्मेट जो होता है भाई, वही सेंट्रल गवर्नमेंट की जो जॉब जो होती है उन्हीं में सिर्फ इंग्लिश वाले फॉर्मेट को ही यहाँ पर जो है ये लोग एक्सेप्ट करते हैं। ठीक है, इसके बाद बात आती है जब आपका डीवी हो जाएगा तो उसके कुछ 20 दिन बाद, 15 दिन बाद आपको दोबारा से एक मेल आएगा और जिसमें आपको जो आपको ऑफिस अपॉइंट जो हुआ है उस ऑफिस की डिटेल आएगी और आपको डेट लिख करके दे दी जाएगी। हमें
21 डेज का टाइम मिला था ज्वाइनिंग के लिए। तो सबको 15, 20, 25 दिन, एक महीने के ओवरऑल आसपास आपको जो है टाइम जो है दिया जाता है ज्वाइनिंग के लिए। ठीक है, कुछ लोगों की प्रॉब्लम होती है कि वो गिवन टाइम में ज्वाइन नहीं कर पाते, तो वो लोग एक्सटेंशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। कुछ लोगों को मेल करते ही मिल जाती है एक्सटेंशन, लेकिन ओवरऑल जो मैंने देखा है, जो डिपार्टमेंट के द्वारा जो डेट जो फिक्स की गई है ज्वाइनिंग के लिए, अगर उस डेट तक आप ज्वाइन नहीं करते तो फिर आपको एक्सटेंशन का शायद मेल का रिप्लाई मिलता है और वो फिर कोई डेट देते हैं, उस डेट तक आपको वहाँ ज्वाइन करने आपको जाना होता है। ठीक है, जब आप वहाँ ज्वाइन करने जाएंगे तो आपको अपॉइंटमेंट लेटर लेके जाना है। एक बात मैं और भूल गया कि जब आप लोग डीवी कराने जाएंगे तो डीवी कराने के लिए जब आप जाएंगे तो आपको मेडिकल जो सर्टिफिकेट है, मतलब जो मेडिकल जो आपको कराना है वो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल से कराना, क्योंकि मैंने ब्लॉक हॉस्पिटल से कराया था तो इन लोगों ने हालांकि रिजेक्ट नहीं किया, पर फिर भी मेरे से बोला गया कि आपको जो है डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल से ज्वाइनिंग टाइम पर आपको करा के लाना पड़ेगा। तो आप लोग पहले से ही करा लेना, जब भी आप डीवी के लिए आओ तो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल से ही आपको एटलीस्ट जो मेडिकल है वो आपको कराना है। इसके बाद आपको जब आप डीवी कराने आएंगे तो आपको एटलीस्ट 2 कैरेक्टर सर्टिफिकेट तैयार करवाने होंगे। 2 कैरेक्टर सर्टिफिकेट वो भी गेजेटेड ऑफिसर से होना चाहिए। गेजेटेड ऑफिसर जैसे स्कूल के लेक्चरर हुए, ग्रेड 1 के टीचर हुए, शायद अब मैं उसकी पोस्ट भूल रहा हूँ, तो गेजेटेड ऑफिसर के आपको साइन कराने हैं। 2 ऑफिसर, 2 कैरेक्टर सर्टिफिकेट आपको तैयार कराने हैं और वो दोनों ही अलग अलग ऑफिसर से होना चाहिए। वो फॉर्मेट कहाँ से आएगा कैरेक्टर का, आपको मार्केट से खरीद के नहीं लाना। सो आपको फाइनल सिलेक्शन के बाद जो ईमेल आएगा उसी ईमेल में पूरा आपको सारे डॉक्यूमेंट कैरेक्टर के वो आपको लिख देंगे और उन्हीं की आपको जो है निकाल करके और आपको उनको जो है साइन अथॉरिटी से करवा लेना है। लेकिन जब आप ज्वाइनिंग पर आओगे तो फिर आपको अलग से जिन 2 अधिकारियों से आपने पहले डीवी के टाइम पर सिग्नेचर कराए थे, मतलब कैरेक्टर बनवाया था, उनके अलावा किसी 2 अदर ऑफिसर से आपको दोबारा से क्या करवाना होगा भैया, कैरेक्टर जो वेरीफाई करवाना होगा। आप पुलिस वेरिफिकेशन करवा लेना पहले, जैसे ही आपका रिजल्ट हो पहले पुलिस वेरिफिकेशन के लिए अप्लाई कर देना, जिससे आपको कोई भी अथॉरिटी परेशान नहीं करेगा, मतलब वो सिग्नेचर करने से मना नहीं करेंगे। ठीक है, ज्वाइनिंग के लिए आ जाना, अपना जो अपॉइंटमेंट लेटर है उसको लेकर के आना, आधार कार्ड और भी कोई आईडी कार्ड जो आपके पास हो वो आईडी प्रूफ के लिए आईडी कार्ड वो लेके आना है आपको, अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेकर के आने हैं और फोटो लेकर के आने हैं। डीवी के टाइम पर भी फोटो लेके आने हैं, 4-5 लेकर के आना। और जब आप ज्वाइनिंग करने आओ तब भी आपको क्या करके आना है, फोटो अपने जो है लेकर के आने हैं। बाकी यहाँ आपका डोजियर जो होता है, मतलब जो और आपकी डीवी के टाइम पर जो डिटेल्स, जो पुराना आपका हिस्ट्री जो होता है एक तरीके का, वो सब यहाँ पहले से आ जाता है आपकी ज्वाइनिंग ऑफिस पर। तो जब आप आओगे तो आपकी जो अथॉरिटी हैं वो आपको ज्वाइनिंग देंगे और फिर आपको ओथ दिलाते हैं, शपथ दिलाते हैं और आप डिपार्टमेंट में ज्वाइन हो जाते हैं। फिर आपको आपकी डेस्क जॉब है या जो भी है, आपको आपकी सीट या डेस्क आपको जो है ऑफर कर दी जाती है, बता दिया जाता है ये है। और फिर कुछ टाइम के बाद ऑफिस लेटर जो डिसाइड होता है, मतलब कि आप किस अधिकारी के अंडर जो है आपको काम करना है। ठीक है, तो मैं अभी आईटीओ के अंडर और आईटीआई के अंडर जो है काम करता हूँ। ठीक है, तो वहाँ से फिर वो लोग आपको गाइड करेंगे, आपको काम सिखाएंगे। कोई भी काम नहीं आता तो परेशान होने की कोई दिक्कत नहीं है, कोई वर्कलोड नहीं है भाई। एमटीएस मैं कहता हूँ कि अगर आपको पढ़ना है, मैं तो खैर नहीं पढ़ पाता और बहुत कम पढ़ पाते हैं, लेकिन आप टेस्ट मॉक ये सब काम आप इजीली वहाँ पर कर सकते हैं। तो पढ़ने वालों के लिए एमटीएस मैं कहूँगा बेस्ट जॉब है भाई। इससे बेटर पढ़ने का टाइम आपको कहीं मिल ही नहीं सकता। 10 to 6 टाइम रहता है इसमें, और 1:30 बजे लंच हो जाता है आपका,
बीच में भी आपको हार्डली, अगर मैं बात करूं तो हार्डली आपको 1-2 घंटे का वर्क मिलता है एमटीएस को, ठीक है। बाकी टीए, आईटीआई ये लोग काम करते रहते हैं और सभी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं। इनकम टैक्स की तो मैं बता रहा हूँ, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, सभी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हैं, बहुत ज़्यादा। आप किसी से भी कोई भी काम पूछ सकते हैं, जो भी आपको वर्क नहीं आता वो लोग हेल्प करते हैं, आपको सिखाते हैं, आपको गाइड करते हैं। और आप जिस दिन से ज्वाइन करते हो उसी दिन से आपकी सैलरी स्टार्ट हो जाती है। 1 तारीख से पहले पहले आपका सैलरी जो है क्रेडिट हो जाता है, ठीक है। फिर जब आप ज्वाइन करते हो तो उसके बाद कुछ वो फॉर्म वगैरह भरवाते हैं, जैसे आप नॉमिनी के लिए किसे रखना चाहते हो उसकी डिटेल्स, आपका बैंक अकाउंट का डिटेल और पैन कार्ड आपके पास होना चाहिए उसकी डिटेल। फिर एक एनपीएस आपको कराना होता है। एनपीएस मतलब जो पेंशन के लिए जो पैसा कटता है ना, वो आपको कराना होता है, तो वो डिपार्टमेंट में ही होता है, वो सब ज्वाइनिंग के बाद होता है। फिर आपका ईमेल आईडी क्रिएट होता है, पर्सनल ईमेल आईडी और पासवर्ड वहाँ से क्रिएट होता है। वो फिंगर प्रेजेंट के लिए और सारी कामों के लिए वो यूज़ होता है। मैंने अप्लाई कर दिया है, मेरा अभी नहीं बना है। और वही उसी से फिर आपको जब वो ईमेल आईडी बन जाएगा तो उसी के बाद आपके पास आइडेंटिटी कार्ड होगा। जब वो ईमेल आईडी हो जाएगा तभी आप आइडेंटिटी कार्ड के लिए अप्लाई कर पाओगे। और बहुत सारी चीज़ें हैं, अगर आपको कंप्यूटर की नॉलेज है तो ये मान लीजिए कि बहुत अच्छा काम आपको मिलेगा। कुछ विशेष काम नहीं होता कि चाय पिला दो, ये पिला दो, अरे सब बकवास की बातें हैं भाई। ए क्लास जॉब है, ए क्लास। मुझे 2 ही जॉब अच्छी लगती हैं, या तो टीचर की या टीचर के बाद अभी तक इनकम टैक्स जो बहुत अच्छा डिपार्टमेंट है भाई, बहुत अच्छा, ठीक है। बाकी डिपार्टमेंट सारे ही अच्छे होते हैं। मैंने अभी इनकम टैक्स का ही एक्सपीरियंस किया है तो मैं उसी के बारे में बता पा रहा हूँ। सैलरी आप किसी भी सिटी में रहिए, एक्स में रहिए, वाई में रहिए, जेड में रहिए, थोड़ा बहुत अंतर आता है। किसी भी सिटी में रहिए, आप 30 के अराउंड आपको ईजीली, अभी 7th पे है, इस 7th पे के अकॉर्डिंग आपको 30 के आसपास कट पिट के ईजिली मिल जाएगा। 30 के आसपास, थोड़ा कम भी हो सकता है, थोड़ा ज़्यादा भी हो सकता है। लेकिन जब 8th पे कमीशन लगेगा नेक्स्ट जनवरी से, तो फिर आपका सैलरी आराम से 40 और 50 के बीच में आपका सैलरी आराम से पहुंच जाएगा भाई, ठीक है। सैटरडे संडे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में तो परमानेंटली बंद रहता है भैया, कोई काम आपको नहीं करना होता। आप घर रह के पढ़ सकते हैं और भी सारे काम जो है वो आप कर सकते हैं, ठीक है। और अगर फिर भी आपका कोई डाउट रह गया भैया, मैंने सारी चीज़ें, एक चीज़ और बता दूं कि एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहता है। तो एग्ज़ाम में भाई 2 सेशन होते हैं। पहला सेशन मैथ और जीएस का होता है, दोनों में 20-20 क्वेश्चन होते हैं और वो दोनों, हर क्वेश्चन 2 नंबर का होता है, ठीक है। जिन 40 क्वेश्चनों में से मैथ और रीजनिंग के होते हैं दोनों। पहला सेशन मैथ और रीजनिंग का होता है जिसमें आपको 40 क्वेश्चन मिलते हैं, मतलब 20-20, और ईच क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता है, जिनमें से आपको दोनों सेक्शनों को मिला करके 12 क्वेश्चन जो है वो आपको सही करने होते हैं और कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो मतलब तुक्का भी लगाओगे ना तो 12 मेरे समझ से आपके बैठ जाएंगे। या थोड़ा बहुत रीजनिंग या मैथ थोड़ा बहुत पढ़ लेना, नॉर्मल आता है, आपका काम चल जाएगा। जिससे सिलेक्शन होता है वो सेशन 2 होता है। वो सेशन 2 तब चालू होगा जब आपका पहला सेशन का जो टाइम पीरियड जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद ऑटोमेटिकली आपका सेशन 2 जो स्टार्ट हो जाता है, जिसमें आपको जीएस और इंग्लिश दो सब्जेक्ट दिए होते हैं। दोनों में 25 क्वेश्चन होते हैं और हर क्वेश्चन जो है 3 मार्क्स का होता है। तो 150 टोटल मार्क्स होते हैं और 1/3 का जो है माइनस मार्किंग होता है। 1/3 का माइनस मार्किंग का मतलब ये है भाई कि अगर आपने 3 क्वेश्चन गलत कर दिए तो आपका एक सही क्वेश्चन जो है उसके मार्क्स काट लिए जाएंगे, ठीक है। तो माइनस मार्किंग रहता है। आपको इंग्लिश जीएस दोनों ही अच्छे करने पड़ेंगे। होम स्टेट के लिए, कोई भी होम स्टेट हो, 130+ मार्क्स आपको चाहिए ही चाहिए। 130+ के नीचे अगर आप सोचते हो, जनरल के लिए मैं बात कर रहा हूँ, तो फिर कहीं ना कहीं दिक्कत है, लक बेस फिर फैक्टर रह जाता है। इस बार वैकेंसी कितनी होंगी तो इतना पक्का मान के चलिए 10,000 के आसपास वैकेंसी इस बार भी ज़रूर होंगी। और भाई 50 से 60 लाख फॉर्म भरे जाते हैं, तो कंपटीशन
ईजी नहीं है, ठीक है। तो पढ़ लिख लो, अच्छे से पढ़ाई करिए। अभी से 2 ही सब्जेक्ट को टारगेट करो, जीएस और इंग्लिश। इंग्लिश में आपको वोकेबलरी बहुत अच्छे से टाइट करना है भैया, बहुत अच्छे से, और क्लोज टेक्स्ट। बाकी कोई फालतू की ग्रामर पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। नरेशन, एक्टिव पैसिव वॉइस, एमटीएस में सब कुछ भी नहीं पूछता, ठीक है। वोकेबलरी, क्लोज टेक्स्ट, फिल इन द ब्लैंक्स पूछता है, और जो छोटी मोटी जो ग्रामर जो होती है, कभी ए एन का यूज़ पूछ लेता है, नाउन, प्रोनाउन, इन सब की चीज़ें पूछता है। तो आपको अच्छे से तैयार करना भी। स्टैटिक जीके, हिस्ट्री, पॉलिटी, स्टैटिक जीके, हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी, करंट भी पढ़ते रहना भैया। और भी चीज़ें जो हों जीएस से रिलेटेड, केमिस्ट्री ज़रूर पढ़ना। और केमिस्ट्री का सवाल भी मुझे यूजुअली मिलता है एमटीएस में, तो आप लोग अच्छे से पढ़ो भाई। और अगर आपका कोई सवाल रह गया है एमटीएस से रिलेटेड भैया, तो वो सवाल आप कमेंट बॉक्स में पिन कर देना। और मैंने आज ये पूरी कंप्लीट वीडियो क्यों बनाई है, क्योंकि बहुत सारे लोगों के कमेंट आ रहे थे कि भैया एक पूरी ऐसी वीडियो बना दो जिसके बाद एमटीएस के लिए आपको कोई और वीडियो देखने की ज़रूरत ना पड़े। तो ये वही वीडियो है। इसके बाद आपको एमटीएस के लिए कोई दूसरी वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। थैंक यू सो मच। आप हमारे साथ जुड़े रह सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब इट। एंड अगेन थैंक यू वेरी मच। बाय बाय, सी यू। जय हिंद, जय भारत, जय हनुमान।